ओके बेटा, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फ्रिक्शन। चैप्टर अपना 5 चल रहा था, इसमें आज का टॉपिक होगा बेटा फ्रिक्शन। समझना इसको ध्यान से। फ्रिक्शन क्या है बेटा? जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पर रखी हो और जब वो उस पर रिलेटिव मोशन करती है तो ऐसी कंडीशन में एक फोर्स क्रिएट होता है जो एक्सटर्नल फोर्स का या अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। ये बात आप समझ लें। मैंने क्या बोला कि अगर सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस है और इस पर अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो ऐसी कंडीशन में अगर इस पर कोई फोर्स नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यदि इसका मास m है तो इसका वेट होगा mg और इसका रिएक्शन होगा r, जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ये होता है रिएक्शन फोर्स। R इक्वल टू mg होता है जब इस पर कोई भी अप्लाइड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। जैसे हम इस पर कोई अप्लाइड फोर्स लगाएंगे F, तो इस अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में और कॉन्टैक्ट विद सरफेस, यानी सरफेस को टच करते हुए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स विद द कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ सरफेस, यानी एक बॉडी जो दूसरी की सरफेस के कांटेक्ट में है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने के लिए प्रयास कर रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। राइट बेटा? तो ये तो बात थी फ्रिक्शन की। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला आता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको समझना कि अगर सपोज अभी जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ये है और ये इसकी कांटेक्ट सरफेस है और इस समय ये mg है, सिंपल समझ लो, और ये r है, और अगर इस पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जाता है F, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जिसको मैं क्या बोलूँगा? F। समझते चलना बेटा। अब इस फोर्स की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ और जैसे जैसे मैं फोर्स को इंक्रीज करूँगा ये फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखना। इसीलिए जब तक ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और आप फोर्स भी लगा रहे हैं उस कंडीशन तक ये फोर्स क्या रहेगा? Fs, यानी इसको बोलेंगे स्टैटिक फोर्स। यानी आपने फोर्स तो बढ़ाया लेकिन बॉडी अभी मोशन में नहीं है, यानी अभी किस में है? अभी रेस्ट पोजीशन में है। इस कंडीशन में Fs कहलाएगा स्टैटिक फोर्स। क्या कहलाएगा बेटा? स्टैटिक फोर्स। अब आता है सेकंड है बेटा लिमिटिंग। समझना बेटा, अगला है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो Fs भी बढ़ रहा है, और Fs पता है क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, यानी F और Fs दोनों एक साथ बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब क्या होगा? आप फोर्स को बढ़ाओगे Fs बढ़ेगा, लेकिन Fs के बढ़ने की एक लिमिट है। तो जब Fs का मान बढ़कर के मैक्सिमम हो जाता है, यानी मैक्सिमम का मतलब ये बॉडी मूव करने वाली ही होती है लेकिन करती नहीं है, यानी आपने फोर्स लगाया, अब बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, आपने थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाया तो ये बॉडी काइनेटिक पोजीशन में आ जाएगी, यानी डायनामिक पोजीशन में आएगी, यानी ये मूव करने लग जाएगी। तो आपको क्या समझना है कि जब Fs का मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इसको बता रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना। जब Fs का मान मैक्सिमम हो जाता है इस कंडीशन में ये कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाता है बेटा? Fs मैक्सिमम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये समझ लेना। और अब नंबर आ जाता है थर्ड है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है बेटा?
अब इसके बाद ये बॉडी मूव करने लग जाएगी। अब ये बॉडी मूव करेगी, देखो कैसे, ये अपने पास बॉडी है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ आपने लगाया फोर्स और इस कंडीशन में ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो ऐसी कंडीशन में इस पर जो फ्रिक्शन होगा इसको बोलेंगे Fk यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये बॉडी मूव करती है तो इसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसके बाद Fk जो है आप ऐसे कह सकते हैं, समझना इसको ध्यान से कि ये Fk मोशन में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि Fk इज लेस देन Fs मैक्सिमम, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, लेस देन। अब अगर हम इसको v इक्वल टू क्या करते हैं, कांस्टेंट, v इक्वल टू क्या करते हैं बेटा, कांस्टेंट, तो ऐसी कंडीशन में f इक्वल टू आएगा Fk, f इक्वल टू क्या आएगा, Fk। और अगर ये बॉडी इधर कौन सा फ्रिक्शन है, Fk, अगर ये बॉडी एक्सीलरेट कर रही है यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 100% F इज ग्रेटर देन Fk। और ऐसी कंडीशन में यदि आपको एक्सीलरेशन निकालना है और इसका मास कितना है, m है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, आप ऐसे मान लो F डैश, रिजल्टेंट फोर्स आएगा F इज ग्रेटर देन, देखो इधर ध्यान से, F कैपिटल, तो यहाँ से आ जाएगा F माइनस Fk, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, F माइनस Fk। तो हम जानते हैं कि F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ma, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा F डैश अपॉन m, तो ये हो जाएगा अपने पास F माइनस Fk अपॉन m। ये है इस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो ये था अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बात समझ में आनी चाहिए आपकी। एक हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। उसके बाद हमने पढ़ा 10 मिनट लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में बोला कि Fs यानी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी बॉडी मूव वाली कंडीशन में होगी, रेडी होगी। और ये वाला है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी ये स्टडी यानी धीरे धीरे मोशन में आ जाएगी, तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। तो ये 3 टाइप थे फ्रिक्शन के। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आइए बेटा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसका बेटा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन फोर्स के R। और यहाँ से आ जाएगा Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये आएगा बेटा म्यू एस आर। और यहाँ म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर। यहाँ पर जो म्यू एस है इसको क्या कहते हैं बेटा, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो क्या है बेटा, रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर सुन लें, रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, अगर इसकी यूनिट बात करें तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस भी है और ये डायमेंशन लेस भी है, ये डायमेंशन लेस भी है। राइट बेटा, यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये बेटा कॉन्टैक्ट सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है।
नेचर पर डिपेंड करता है कि वो नेचर उसकी कैसी है, स्मूथ है या फिर वहाँ पर कोई ऑयल है या किसी प्रकार का कोई द्रव है, जैसे लिक्विड है, पानी है या ग्लिसरीन है या कोई ऑयल है। तो ये उसके किस पर डिपेंड करती है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर डिपेंड करती है। तीसरी बात करें हम तो थर्ड पॉइंट है इसके लॉ में कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। कॉन्टैक्ट एरिया या एरिया ज़्यादा कॉन्टैक्ट में हो तो भी उतना ही रहेगा और एरिया यदि कम कॉन्टैक्ट में हो तो भी उतना रहेगा, क्योंकि केवल किस पर डिपेंड करता है, रिएक्शन फोर्स पर। रिएक्शन फोर्स क्या होती है, रिएक्शन फोर्स R इक्वल टू क्या होता है, mg। अभी मैंने बताया कि इधर ये m है तो इधर क्या होगा mg और इधर क्या होगा R, तो R इक्वल टू क्या होगा mg और m क्या है, मास। तो बेटा एरिया चाहे कितना भी हो ये डिपेंड उसके मास पर करता है। एरिया चाहे जैसे अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है और उसका वेट है या उसका मास है 5 kg और वो 5 kg एक तो है चौड़ाई में ज़्यादा और वो कांटेक्ट में है तो भी उतना ही फोर्स रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और यदि उसकी चौड़ाई कम है यानी एरिया कम कांटेक्ट में है तो भी उसका फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स उतना ही रहेगा। बिकॉज आपने यहाँ से क्लियर समझा है कि वो किस पर डिपेंड नहीं करता, कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, रिएक्शन फोर्स पर। और रिएक्शन फोर्स डिपेंड किस पर करता है, मास पर। तो ये तो बात थी किसकी बेटा अपने पास, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सेकंड बात आती है अपनी लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में भी आपको ये बात सेम समझनी है कि किस पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस नेचर पर डिपेंड करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड ये किस पर डिपेंड करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। पर जैसे आपने यहाँ पढ़ा जो एफ के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन फोर्स के, और एफ के इक्वल टू आता है बेटा म्यू के आर, और म्यू के बराबर आ जाएगा एफ के अपॉन आर। और यहाँ म्यू के क्या है बेटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर सुन लें, रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस ये भी होगा, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। लेकिन मैंने अभी आपसे बोला कि जो एफ के है, क्या है बेटा, एफ के ये क्या होगा, ये बेटा लेस देन होता है किससे बेटा, एफ एस मैक्सिमम से। ये समझ लेना, एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है तभी तो वो मोशन में आ पाती है। जब वो मोशन में आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए एफ एस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। दूसरी बात मैंने एक और बता देता हूँ लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है उसके मोशन से, यानी मोशन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अर्थात म्यू के का मान उसके मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात हो गई यहाँ तक। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं लिखूँ तो एफ के का मान कितना है, एफ के का मान कितना है आप बताओ मुझे। एफ के बराबर है म्यू के आर, और ये क्या है, एफ एस मैक्सिमम क्या है, एफ एस मैक्सिमम है म्यू एस आर, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू के इज लेस देन म्यू एस। मतलब म्यू के की वैल्यू म्यू एस से क्या होती है, लेस देन होती है। अगर हमने ये बातें समझ ली तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यानी वेरिएशन करता हूँ मैं, वेरिएशन ऑफ अप्लाइड फोर्स
अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, इसको समझना, एंड फ्रिक्शन फोर्स। अगर इसके वेरिएशन को देखें तो देखिए कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर तो लेता हूँ फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ लेता हूँ अप्लाइड फोर्स, तो मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए तो फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो फोर्स है ये है एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फोर्स, समझते चलना। इसके बाद क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा और ये हो जाएगा मैक्सिमम, समझना बेटा, ये हो गया मैक्सिमम। तो इसको बोलते हैं बेटा एफ एस मैक्सिमम, और ये कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, मैक्सिमम। और इसके बाद यदि आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करोगे तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू या इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और ये कहलाएगा एफ के, यानी ये कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ लो बेटा, ये क्या है, एफ एस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल। एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एफ। यहाँ पर f की एक निश्चित वैल्यू पर fs का मान मैक्सिमम हो जाता है, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद यदि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी मोशन में आ जाएगी और इस समय काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू fs मैक्सिमम से क्या हो जाएगी, कम। यानी fs मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, fk से, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन से। राइट बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।